हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और होता यह है कि कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे डाउट या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो बनाया जाता है, उसका मकसद यही है कि जिन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत ना हों। इसके क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर चाहे तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, इसी के क्रम में हम कई सारी वैकेंसी से रिलेटेड भर्ती नोटिफिकेशन, इन सभी की न्यूज़ का भी हम वीडियो लेकर आया जाता है। इसके क्रम में आज का वीडियो हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक इतिहास का ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप सभी को ये बताएंगे कि कब से जो मेन भर्ती की जो एग्ज़ाम होने वाली है, किस तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, उसकी आखिरी तारीख क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो 2018 में भर्ती हुई थी, उस समय एमपी के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था और उसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल गई थी। मगर इस बार आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया है। उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा परीक्षा के अंदर आपको क्या योग्यता लेकर आनी है, मतलब क्या अर्हता ज़रूरी है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, जब जाके आप परीक्षा में शामिल हो सकते हो। इसके बाद हम परीक्षा का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा के सिलेबस के अंदर हम मोस्टली इतिहास का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इतिहास से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो इतिहास का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक को इतिहास के सिलेबस में यहाँ पे ऐड किया है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अंत में हम विषयवार कुल कितने पदों की संख्या, मतलब इतिहास के पदों की संख्या, इंग्लिश के जो भी हमारे टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारे पद दिए गए हैं, उन सभी पदों की संख्या के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जैसे कि हाल ही में इतिहास के नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो किस तारीख से स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे अंत तक ज़रूर देख लेना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो है 2023 का नोटिफिकेशन है, जो फाइनल भर्ती होने वाली है। जैसे कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। जो लोग भी इस टेस्ट में पास हुए थे, यानी कि जो 2023 के इस एग्ज़ाम में पास हुए थे, यानी कि क्वालिफाई हुआ था, वो लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 2018 के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए थे, यानी कि 150 में से 75 नंबर या 90 नंबर जो लोग लेकर आए थे, जनरल वालों के लिए 90 नंबर, ST SC OBC वालों के लिए 75 नंबर का क्वालिफाई मार्क्स रखा था, तो वो लोग भी क्वालिफाई होने वाले लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मतलब ये फ़ाइनल एग्ज़ाम है, तो फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। तो इस तरीके से एग्ज़ाम है। तो देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन में किस तरीके से इसको दिया गया है। तो इस एग्ज़ाम को लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, आवेदन देना है। तो आवेदन देने की जो पहली तिथि है, मतलब स्टार्ट जब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, ये 18/5/2023 यानी कि 18 मई से ये आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि जो दी गई है यहाँ पे, अंतिम तिथि यहाँ पे 1 जून 2023, यानी कि आपके लिए कम से कम 20 दिन के आसपास का 20 दिन भी नहीं है, यहाँ पे 18 और 1 के बीच में लगभग 13-14 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है। मतलब 18 मई से लेकर तो 1 जून तक यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे पत्र संशोधन यानी कि करेक्शन वगैरह अगर आप कुछ करवाना है, तो 18 तारीख से आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और 6 तारीख यानी कि वही 4-5 दिन के बाद, मतलब आपके जो लास्ट डेट है 1 जून, उसके 5 दिन बाद यानी कि 6 जून तक आप करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 अगस्त यानी कि 2/8/2023 बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब आज से ठीक 3 महीने बाद, यानी कि हमारा अगर मई महीने से अगर स्टार्ट करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त से 2 तारीख से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगस्त के महीने में लगभग 10 या 15 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो बहुत ही कम समय दिया गया है, लगभग 3 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और उसी के बाद ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करना है, इसमें तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस किस तरीके से यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है। मतलब अगर आपको एक विषय से अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो 500 रुपये रखा गया है। अगर 2 विषय का और करना है तो 500 रुपये उसके लिए अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे ST SC OBC वालों के लिए तो यहाँ पे 250 रुपये उनके लिए रखा गया है। तो वही फीस स्ट्रक्चर है जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम में रखा गया था, तो 500 रुपये और 250 रुपये। इसके बाद अगला कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे परीक्षा का जो सिस्टम रखा गया है, यहाँ पे शिफ्ट वाइज रखा गया है। तो पहली पाली यहाँ पे 7:30 मतलब 7:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे तक गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 9:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 9:30 से तो 11:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये सुबह वाली शिफ्ट है। और सेकंड वाली शिफ्ट है, ये भी आपको 3 बजे से लेकर तो 5 बजे तक की शिफ्ट रखा गई है। और 2:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह ये दिया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के संबंध में। यहाँ पे अगर हम आयु की अगर बात करें दोस्तों, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। और अगर कोई अतिथि शिक्षक है जिसने 200 दिन तक का अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उनके लिए 50 मतलब एज में उनको छूट दी गई है 9 साल की। इसके बाद अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की अगर महिला की बात करें तो 45 साल है हाईएस्ट उम्र। और उनको 54 साल के जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें और भी जो कैटेगरी होती है आरक्षित कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी, उनके लिए 45 रखी गई है। और 54 साल उनके लिए वही जो अतिथि शिक्षक है। दिव्यांगजन के लिए भी उतनी रखी गई है। तो ये इन्होंने एज के बारे में बताया गया है। और एज की जो गणना होगी 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस बात की कर लेते हैं दोस्तों, आरक्षण की। तो आरक्षण को यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया गया है। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी को यहाँ पे 20% का आरक्षण दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे 20 मतलब ST कैटेगरी को यहाँ पे 20% दिया गया है। और अनुसूचित जाति जो है उसको 16% आरक्षण दिया गया है। अब आप सभी ये देख रहे होंगे कि ST को यहाँ पे आरक्षण ज़्यादा क्यों दिया गया है, क्योंकि हर जगह आप देखते हो कि ST कैटेगरी को जो है आरक्षण कम दिया जाता है। मगर यहाँ पे MP के अंदर ST कैटेगरी को सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब SC से मुकाबले में ST को ज़्यादा। क्योंकि MP के अंदर ST कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है। इस हिसाब से इन लोगों को सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। अगर यहाँ पे हम OBC की अगर बात करें तो OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अगर 100 सीट है तो 100 सीट में से 27 सीट को आरक्षण OBC को दिया जाएगा। इसके बाद EWS की बात करें तो EWS कैटेगरी वालों को 10% आरक्षण दिया गया है। मतलब 100 सीट में से 10% आरक्षण EWS को दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, आप सभी समझ सकते हो। बाकी अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको तो ये आरक्षण मिलना ही नहीं है। ये सारे आरक्षण जो भी मिलने वाले हैं सारे MP के लोगों को, यानी कि जो MP का मूल निवासी है जो एग्ज़ाम दे रहा है उनको ये आरक्षण मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम पद का विवरण देख लेते हैं किस तरीके से वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक को यहाँ पे न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, तो लगभग 40,000 के आसपास या 40,000 प्लस आप मान के चल सकते हो। ये आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड 1 के जो टीचर बनने वाले हैं वर्ग 1 के, उनके लिए यहाँ पे उन्होंने महंगाई भत्ता और टीचर ये जो सैलरी है वो बताई है। और यहाँ पे जो वेतनमान दिया गया है वो 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन दिया होगा। मतलब वेतन जो दिया होगा वो 2018 के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या जो भी हमारा अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए मेरिट में आने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए। मतलब आपको मेरिट में ही आने के लिए कम से कम 40%, यानी कि 40% से कम अगर मार्क्स लेकर आ रहे हो, चाहे पद ही खाली रह जाएगा मगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो कम से कम मेरिट में आने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए अनिवार्य है। और जो जनरल कैटेगरी का उनके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर समझ सकते हो। क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लोग इतने मार्क्स भी नहीं लेके आ पाते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें लोग 40% मार्क्स भी नहीं लेके आ पाते हैं और सीट्स खाली रह जाती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कम मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, 40% तो आपको कम से कम लेकर आना है। और जो जनरल कैटेगरी का है उनको 50% मार्क्स लेकर आना है।
शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में अगर बात कर ले तो शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, यानी कि अंतिम वर्ष का मतलब दोस्तों अगर कोई बीएड कर रहा है तो बीएड का लास्ट ईयर में होगा और उसने पात्रता परीक्षा दी होगी। इसके अलावा कोई एमए कर रहा है या मास्टर डिग्री कर रहा है तो उसका लास्ट ईयर होगा तो उसने एग्ज़ाम दी होगी, तो उनको तो यहाँ पे एलिजिबल माना है। मगर जो लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एलिजिबल नहीं माना है, यानी कि जो बीएड के फर्स्ट ईयर वाले हैं या पीजी में फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एलिजिबल नहीं माना गया। यही इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो देख सकते हो आप, जिस शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने या मेरिट क्रम में, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें मेरिट में आने के बाद योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ में तिथि विभाग द्वारा जिस दिनांक को दस्तावेज मंगाए जाएंगे, यानी वेरिफिकेशन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, उस समय आपको परीक्षा या जो भी आपके पास जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगी। इसके अलावा जैसे अभ्यर्थी जो जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, मतलब जो लास्ट ईयर में नहीं थे, जो फर्स्ट ईयर वगैरह में है, जैसे कि जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, जो मतलब अपनी वैकेंसी आई थी, वैकेंसी से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा, उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। उस समय आपको लास्ट ईयर होना अनिवार्य कहा गया है। अगर लास्ट ईयर में नहीं हो या फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पे आपको नहीं माना है। त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में अगर सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, यानी कि आपने वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में हो फिर भी आपने रनिंग डाल दिया कि मैं लास्ट ईयर में हूँ और आपने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनके अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु अमान्य कर दिया जाएगा, मतलब उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट ईयर वालों को एलिजिबल माना गया है। ऐसे अभ्यर्थी एक से अधिक विषय के चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, मगर उनके लिए आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी कि पीजी उनको अलग अलग विषय में होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। दिए गए हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लगभग यहाँ पे 509 पद स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और जनजाति विभाग द्वारा यहाँ पे 0 पद है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 509 पद दिए गए हैं। यहाँ पे इंग्लिश के पद देख सकते हो, तो इंग्लिश के पद दोनों मिलाकर यहाँ पे 1764 दिए गए हैं। संस्कृत के 508 दिए गए हैं, उर्दू के 42 दिए गए हैं, मैथ्स के 1362 पद दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के पद दिए गए, क्योंकि मैथ्स का अक्सर ऐसा होता है, मैथ्स और इंग्लिश का यहाँ पे पद खाली रह जाते हैं, लोग मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश और मैथ्स वाले पद खाली रह जाते हैं। बायोलॉजी के 755 है और फिजिक्स के 777 है, 781 केमिस्ट्री के। अगर यहाँ पे बात करें हम हिस्ट्री की, जिसके ऊपर हम खास तौर पे वीडियो बना रहे हैं, तो हिस्ट्री के यहाँ पे 292 पद हैं और 12 पद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति विभाग के हैं। तो इस हिसाब से 304 पद है, जो काफ़ी ज़्यादा पद माने जाएंगे। वैसे अगर लास्ट टाइम की अगर भर्ती देखी जाएगी तो 800 प्लस पद थे, मगर इस बार 304 पद दिए गए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे हाई रहने वाला है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम के मुकाबले यहाँ पे आधे पद भी नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहने वाला है और एग्ज़ाम भी वैसे मतलब टफ कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री के 304 पद दिए गए हैं। बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पे 8,720 पदों पर यहाँ पे भर्ती ली जाने वाली है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर हम परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो परीक्षा किस तरीके से यहाँ पे आपको ली जाएगी, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, इससे पहले जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से थे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस यानी कि जनरल थे। तो इस हिसाब से 120 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चनों पे यहाँ पे आपको 75 नंबर या 90 नंबर लेकर आना पड़ता था, और उसमें आपको अगर रिजर्वेशन वाले हैं तो 75 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया गया था, और अनरिजर्व कैटेगरी से थे तो आपको 90 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया गया था। अब जो लोग क्वालिफाई हो चुके थे अब उनको ये एग्ज़ाम देना है। तो अभी ये एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा देख लेते हैं हम। इसमें आपको दिया गया यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे इसमें अथवा वाला या कोई भी मतलब छोड़ने वाला प्रश्न नहीं होगा, सभी प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा।
चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप सब्जेक्ट का ही यहाँ पे पेपर लिया जाएगा। देख लेते हैं। चयन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्प यानी कि MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें एक विकल्प सही होगा। तो ये तो बात आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि MCQ टाइप का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है सभी तरह का, तो वही एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र पर 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा, और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन है, 100 प्रश्न सब्जेक्ट वाइज ही पूछे जा रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहने का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्यिक, इतिहास। यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे आप देख सकते हो इतिहास के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्ज़ाम भी जो होगा वो 100 नंबर का होगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और इसी 100 नंबर में आपको मेरिट तैयार करना है। इसमें मतलब मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी। तो इस हिसाब से आप 100 क्वेश्चन हो यानी 100 नंबरों पे आप अपने नंबर को लेकर आना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दोस्तों, हम यहाँ इतिहास के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो है, ये जो चैनल है सारा इतिहास से रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध करवाता है। तो इसके लिए हम इतिहास के ही सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट के जो अदर सब्जेक्ट वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपका सिलेबस देख सकते हो। तो सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चनों का ऊपर एग्ज़ाम लेना है यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे किस किस टॉपिक से किस किस पार्ट से पूछे जाएंगे तो देख लेते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 में आपको प्राचीन इतिहास, परिभाषा और स्रोत यानी कि जो सोर्स वगैरह होता है वो सभी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 2 में यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरी यूनिट यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी कि संस्कृति सभ्यता के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे और डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, वो आप वीडियो को स्किप करके या PDF निकाल कर आप देख सकते हो। इसके अलावा यूनिट 4 में धार्मिक संस्कृति एवं दार्शनिक विचारों का विकास, आधारभूत अध्ययन यानी कि ऋग्वेद से रिलेटेड जो कला संस्कृति और विकास हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद 5वीं यूनिट में आपको राज्य एवं गणराज्यों का उदय एवं विस्तार, 16 महाजनपद और महाजनपदकालीन व्यवस्था को यहाँ पे पढ़ना है, और मगध उत्कर्ष को इसी में पढ़ना है। इसके बाद प्रमुख प्राचीन भारतीय राजवंश यानी कि हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, सातवाहन, ये सारे वंशों को पढ़ना है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो जितने भी राजवंश है। अब यहाँ पे प्री मिडिवल के बारे में यानी कि पूर्व मध्यकाल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि राजपूत वंश जो उदय हुए, राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चंदेल, राष्ट्रकूट वगैरह, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है 7वीं यूनिट में। 8वीं यूनिट में मध्यकालीन से रिलेटेड आ गया है, सोर्स वगैरह यहाँ पे पढ़ना है, मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एवं बेमनी साम्राज्य। 9वीं यूनिट में मुगल एम्पायर को पढ़ना है आपको, जिसके अंदर पूरा मुगल एम्पायर दे दिया गया है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति, भू राजस्व। 10वें में आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को पढ़ना है। इसके बाद 11वीं यूनिट यहाँ पे मराठाओं को उत्कर्ष, एक यूनिट पूरी मराठाओं के उत्कर्ष पे दी गई है, तो आपको मराठाओं को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद 12वीं यूनिट आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इतिहास के स्रोत पढ़ना है। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन यानी ब्रिटिश और जितने भी डच, फ्रेंच वगैरह कंपनियां आई हैं उनको किस तरीके से इस्टेब्लिश किया है वो सबको यहाँ पे पढ़ना है, और उन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े हैं, उनकी नीतियाँ, उनका प्रशासन, अर्थव्यवस्था सब पढ़ना है। भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में भी ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। धार्मिक आंदोलन जो हुए आधुनिक भारत में, भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक खोजों, कला साहित्य के बारे में पढ़ना है। 15वीं यूनिट में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कौन कौन सी क्या क्या संस्थाओं का जो निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, उनको पढ़ना है। 16वीं यूनिट में आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है, 1773 से लेकर तो यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वहाँ से लेकर तो 1947 तक क्या क्या संविधान बना है, किस तरीके से अधिवेशन बैठे हैं, क्या क्या अधिवेशन, और जो हमारे कानून और जो यहाँ पे जो चार्टर एक्ट वगैरह जो जो आए हैं उनके अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए तो वो सबको पढ़ना है। 17वीं यूनिट के अंदर आप वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है दोस्तों। तो कुल मिला के 16 यूनिट आपको पूरा
इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है और 4 यूनिट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है देख सकते हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के, जैसे कि हमने जो हमारी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक ऐड किए थे, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी जो फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक ऐड कर दिए गए। तो 17वीं यूनिट से आप देख सकते हो मंगोलों का साम्राज्य पढ़ना है यहाँ पे। 18वीं यूनिट में आपको यूरोप के अंदर सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं समाजवाद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी जो यूनिट्स होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की वो सारी यूनिट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे 19वीं यूनिट की अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति को यहाँ पे दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रूसी क्रांति। इसके बाद नीचे देख लेते हैं नाजीवाद हिटलर का और फांसीवाद मुसोलिनी का। अब तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। 20वीं यूनिट के अंदर आधुनिकीकरण यानी कि चीन, जापान और कोरिया के संबंध में आपको पढ़ना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ पे लगभग 4 यूनिट जोड़ दी गई है। तो इनका अगर हम वेटेज अगर देखें तो कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, और 80 क्वेश्चन से लेकर तो 85 क्वेश्चन तक आपको इंडियन हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को तैयारी कर लेनी है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंडियन हिस्ट्री पे देना है और उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे देना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ के जाओगे और पूरी तरीके से अगर आपकी इंडियन हिस्ट्री अगर आपकी कंप्लीट है तो 85 क्वेश्चन लगभग आपके इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था, 120 क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास आपको इंडियन हिस्ट्री के दिखे थे और 115 क्वेश्चन के आसपास आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के दिखे। तो इसी हिसाब से हम 15 क्वेश्चन का रेशियो फिर बना के देख रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन का रेशियो अगर हम बनाते हैं तो 85 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। योग्यता देख ली है हमने, यहाँ पे परीक्षा पैटर्न देख लिया है, सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तारीखों का डिस्कस कर लिया। तो सारी चीज़ें हमने विस्तार से डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपको या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि खास तौर से NTA UGC ने TGT PGT ये और जो हमारा इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड MP में हमारा जो भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाने वाले हैं वो सभी को हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहे अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से टीचिंग एग्ज़ाम और NTA UGC नेट का एग्ज़ाम। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।